नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे और इसमें हमारा आखिरी अनुच्छेद हमारा बचा हुआ था, जिसको हम आज पूरा कर लेते हैं। वो है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 दोस्तों, अनुच्छेद 22 में बताया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में बताया गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में हमें 4 सेक्शन पढ़ने हैं दोस्तों। इसमें पहला सेक्शन है अनुच्छेद 22 क्लोज 1। अनुच्छेद 22 क्लोज 1। 22 क्लोज 1 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य होगा तथा उसे अपने वकील से मिलने की अनुमति होगी। दोस्तों, वकील करने का अधिकार जो है वो कौन सा अनुच्छेद देता है? 22 क्लोज 1 देता है। इसमें बताया गया 22 क्लोज 1 में कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी का क्या बताना पड़ेगा? कारण बताना जरूरी होगा। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे अपने वकील से मिलने की पूरी अनुमति दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात बताई गई अनुच्छेद 22 क्लोज 2 में। अनुच्छेद 22 क्लोज 2। 22 क्लोज 2 में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना क्या होगा? अनिवार्य होगा। दोस्तों, ये निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन होता है? तो न्यायपालिका का जो सबसे छोटा न्यायाधीश होता है उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। जब भी पुलिस वाले आपको अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले इसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है इन 24 घंटों में, ठीक है ना, तो इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। इसमें यात्रा का समय जो है वो शामिल नहीं होगा। ध्यान रखना दोस्तों, 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। मतलब पुलिस स्टेशन से निकलने से लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो इन 24 घंटों का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अगली बात बताई गई है अनुच्छेद 22 क्लोज 3 में। अनुच्छेद 22 क्लोज 3। 22 क्लोज 3 में कहा गया है दोस्तों, ध्यान से समझना इसको। अनुच्छेद 22 क्लोज 1 और अनुच्छेद 22 क्लोज 2 दो प्रकार के लोगों पर लागू नहीं होंगे। दोस्तों, 22 क्लोज 1 और 22 क्लोज 2 दो प्रकार के लोगों पर लागू नहीं होंगे। दो प्रकार के लोग कौन कौन है? तो पहला है भारत का विदेशी शत्रु, भारत का विदेशी शत्रु, जैसे कसाब,
और दूसरा है निवारक निरोध। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, अगर इन 22 क्लॉज 3 कहता है कि अगर भारत का कोई विदेशी शत्रु है जिसको गिरफ्तार किया गया है या निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उन्हें गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी नहीं होगा, उन्हें वकील से नहीं मिलने दिया जाएगा और उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया जाएगा। ये बात 22 क्लॉज 3 में लिखी हुई है। कहा गया है कि 22 क्लॉज 1 के प्रावधान और 22 क्लॉज 2 के प्रावधान इन दोनों के ऊपर लागू नहीं होंगे। दोनों कौन कौन है? पहला है भारत का विदेशी शत्रु, जैसे कसाब का नाम सभी ने सुना है, 26/11 के हमले का दोषी था, मुंबई हमले का। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति, इसकी क्या होता है, इसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। इसमें 22 क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य होगा और उसे अपने वकील से मिलने की अनुमति होगी। अगली बात बताई गई 22 क्लॉज 2 में गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर अंदर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन 24 घंटों में यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। 22 क्लॉज 3 में कहा गया कि 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2 के प्रावधान 2 प्रकार के लोगों पर लागू नहीं होंगे। और ये 2 प्रकार के लोग कौन कौन है? पहला भारत का विदेशी शत्रु और दूसरा निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। अगली बात बताई गई दोस्तों अनुच्छेद 22 क्लॉज 3 में, 22 क्लॉज 4 में अनुच्छेद 22 क्लॉज 4 22 क्लॉज 4 में बताया गया है निवारक निरोध क्या है। निवारक निरोध के बारे में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें कहा गया है दोस्तों कि इसका अर्थ है कानून का उल्लंघन करने से पहले ही गिरफ्तार करना। कानून का उल्लंघन करने से पहले ही क्या कर लेना? गिरफ्तार कर लेना। इस आधार पर गिरफ्तार कर लेना कि आप किसी कानून का उल्लंघन करने जा रहे हैं जबकि अभी तक आपने कोई अपराध नहीं किया। तो बिना अपराध किए निवारक निरोध के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर याद हो तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, जिनको अभी अभी रिहा किया गया, इनके बाद अभी तक भी जो बंदी बनाए हुए हैं वो है जैसे आपके जम्मू कश्मीर में निवारक निरोध के तहत महबूबा मुफ्ती, इनको गिरफ्तार कर रखा है। ठीक है दोस्तों, क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि अगर ये बाहर रहेंगे तो ये क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर इन्हें निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया हुआ है, निरुद्ध किया हुआ है। अगली बात दोस्तों, इसका उद्देश्य, निवारक निरोध का उद्देश्य कानून का उल्लंघन रोकना होता है। कानून का उल्लंघन रोकना होता है। निवारक निरोध का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कानून का उल्लंघन रोकना होता है। अगली बात, निवारक निरोध के तहत, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 2 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कितने समय तक गिरफ्तार रखा जा सकता है? 2 माह तक। दोस्तों, मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन का संविधान, मूल संविधान में यह अवधि 3 माह थी। कितनी थी दोस्तों? 3 माह थी, जिसे किस संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 से
2 माह किया गया। मूल संविधान में अवधि कितनी थी दोस्तों? 3 माह थी, जिसे 44वें संशोधन द्वारा कितना किया गया? 2 माह के। यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना निवारक निरोध के तहत 2 महीने तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। दोस्तों यदि 2 महीने से ज्यादा गिरफ्तार रखना है तो क्या होगा? तो इसके लिए भी बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत 2 माह से अधिक समय के लिए गिरफ्तार रखना है तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के किसी वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है। और यदि यह बोर्ड अनुमति दे तो अनिश्चित काल तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, निवारक निरोध के बारे में बताया गया अनुच्छेद 22 क्लोज 4 में। निवारक निरोध का अर्थ क्या है? तो कानून का उल्लंघन करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना क्या कहलाता है? निवारक निरोध कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है कानून का उल्लंघन रोकना। अगली बात बताइए दोस्तों, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 2 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। मूल संविधान में यह अवधि कितनी थी दोस्तों? 3 माह थी, जिसे किस संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 से कितना किया गया? 2 माह किया गया। यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत 2 महीने से अधिक समय के लिए गिरफ्तार रखना है तो क्या करना होगा? तो उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है। और यदि ये सलाहकार बोर्ड अनुमति दे तो निवारक निरोध के तहत अनिश्चित काल तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस निवारक निरोध के तहत बहुत सारे कानून हमारे देश में बने। जैसे सबसे पहले बना था 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ठीक है दोस्तों, फिर बना रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, फिर बना मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, फिर बना मीसा के बाद में बना टाडा जो था आपका, इस टाडा में बताया गया था टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी एक्ट। फिर उसके बाद में बना पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट। और अभी दोस्तों वर्तमान में UAPA लागू है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यहाँ पर लागू है। और आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, UAPA एक्ट में 2019 में सरकार ने 2 संशोधन किए हैं। ध्यान रखना है, 2 संशोधन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला संशोधन किया है दोस्तों UAPA एक्ट में, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट में 2019 में कि NIA अब किसी व्यक्ति को भी क्या कर सकता है? आतंकवादी घोषित कर सकता है। पहले व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित नहीं किया जाता था, संस्थाओं को आतंकवादी घोषित किया जा रहा था, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे? संस्थाओं के नाम बदल के वापस से अपनी संस्थाओं को शुरू कर देते थे। अब क्या हुआ? अब व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। दूसरी बात, जिन लोगों को आतंकवादी घोषित किया है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनकी संपत्ति जब्त कर सकती है। लोगों की भी अब क्या कर सकती है? संपत्ति जब्त कर सकती है। पहले संस्थाओं की संपत्ति जब्त होती थी, अब
व्यक्तियों की भी संपत्ति जब्त हो सकती है। तो दोस्तों ये दो बड़े बदलाव यूएपीए एक्ट में किए गए। पहला, एनआईए किसी भी व्यक्ति को जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है उसे आतंकवादी घोषित कर सकती है। दूसरी बात, एनआईए आतंकवादी व्यक्ति की क्या कर सकती है, संपत्ति जब्त कर सकती है। ये दो बड़े बदलाव अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में किए हैं। यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए का आधार क्या है, अनुच्छेद 22 क्लोज 4, जिसे क्या कहा जाता है, निवारक निरोध कहा जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ हमारा स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम दो अधिकार एक साथ पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन दोनों को अपन अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सब लोगों का धन्यवाद। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें तो हमें और अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा, और ये ज़रूरी है दोस्तों ताकि हम और नए से नए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपके सामने लेकर आ सके। धन्यवाद दोस्तों।